नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट सीएसके के अग्रवाल। हमने अभी एक वीडियो डाला था जहां पर सेक्शन 151 का डिस्कशन किया था। अब मैं उसका वो डिस्कशन करने के बाद उसका रिप्लाई आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आखिर रिप्लाई में आपको लिखना क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। रिप्लाई जब भी दें तो आप पूरी कोशिश कीजिए, नेवर नेवर एडुकेट द ऑफिसर। आपको ऑफिसर को एडुकेट नहीं करना है। अगर आप ऑफिसर को एडुकेट कर देंगे तो आपने अपनी वीकनेस बता दिया। उस वीकनेस के बेसिस पे आपको वो दूसरा नोटिस भेज देगा। मान लीजिए आप उसको बोल देते हैं कि मुझे ना ये सेक्शन इसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए नोटिस इनवैलिड है, तो सेक्शन लिख के भेज देगा, कोई भी सेक्शन लिख के भेज देगा। और इनफैक्ट हुआ भी ऐसा ही। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नोटिस का रिप्लाई बनाते हैं। और एक बात, ये जो आने वाला वीडियो देखने से पहले हम लोग जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स को स्टडी करने वाले हैं 1 दिसंबर से, जो जूम लाइव में 6:30 बजे सुबह से होगा। तो जितने लोग भी सीरियस हैं और अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं, इसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए। तो ये कैसे ज्वाइन करना, इसके बारे में बता देता हूं। ये शॉप में जाइए, शॉप में जाके जीएसटी कोर्स में यहां पर आपको मिल जाएगा स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। 1 दिसंबर से मॉर्निंग 6:30 है, ठंड का टाइम है, तो बहुत ज्यादा लोग जो सीरियस है और अपनी प्रैक्टिस को वाकई में ग्रो करना चाहते हैं, वाकई में जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। और हमने एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स की किताबें भी निकाली हुई है। इसी किताब को हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, और इस किताब को अगर चाहिए तो वर्ड फॉर्मेट में और हार्ड बाउंड में आप ये किताब खरीद सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने इतनी मेहनत की हुई है जो आपको यहां पर इस किताब को देख के भी अंदाजा लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी सीरियस है वो प्लीज ज्वाइन करें। आपको हर हालत में फायदा होगा और आपकी प्रैक्टिस जरूर से ग्रो करेगी। सो थैंक यू सो मच। आइए वो वीडियो देखते हैं कि कैसे रिप्लाई बनाना चाहिए। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, एक नोटिस डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अब दोबारा करते हैं इसको। नजर आ रहा है आपको? देखिए, 12 सितंबर 2022 का नोटिस है और इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ डीजीआरएम बोलेंगे, 45 मंथ में कुछ होगा, प्लीज रेफर टू दिस। और उनको डीजीआरएम ने कोई कहा कि भैया इस एसएससी का बारे में ये डेटा दे दो, और ये 6 डेटा मांग रहे हैं। ठीक बात है, गुजरात का केस। इसके बाद हमने इसका रिप्लाई दिया और क्रिप्टिक रिप्लाई था। मैं वो रिप्लाई भी आपको एक बार दिखा देता हूं, एक मिनट के। ये हमने रिप्लाई दिया और रिप्लाई क्रिप्टिक था, क्योंकि आइडिया क्या है, ऑफिसर को एडुकेट नहीं करना है। तो हमने पहले तो ये लिख दिया कि आप क्या क्या मांग रहे हैं, और फिर अवर सबमिशन में लिख दिया कि जीएसटी लॉ कंटेन्स मेनी प्रोविजंस व्हिच हैज given functional jurisdiction to a proper officer. All such functional jurisdiction can be exercised by a proper officer within the realm of GST law. All such functional jurisdiction are attached with conditions, restrictions and prescribed forms for issuance of notice or communication. मैं इसको communication इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें section mention नहीं था इस notice में कहीं भी। Unless all such conditions are satisfied, any issuance of notice or communication is bad, arbitrary, and consequently shall not have any legal effect, even if it contains din. To be a valid notice, that format and content need to be strictly adhered to. Otherwise, that notice becomes an invalid notice, or it simply becomes an informal communication without backing of law. Any demand of record or document should be as per law, not as per the wishes of the officer. इतना ही लिखा था। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पूरे में और प्रेयर में क्या लिखा है? ड्रॉप दिस आर्बिट्ररी इंक्वायरी और कम्युनिकेशन इमीडिएटली इन केस प्लीज ग्रांट एज अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। मुझे एक बात बताइए, इस पूरे में हमने कहीं भी लिखा कि आप सेक्शन नंबर मेंशन कीजिए? हेलो, नहीं 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 लिखा है। हाँ जी, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा सेक्शन नंबर मेंशन कीजिए तो कोई भी सेक्शन नंबर तो मेंशन कर ही देगा वो। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने कहीं नहीं लिखा। लेकिन अब इस ऑफिसर ने क्या किया, पार्टी को फोन कर दिया। पार्टी को फोन कर दिया तो उसने कहा कि इसका मतलब बता दो। मतलब उसने बता दिया, भाई सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं।
तो आपने ऑफिसर को एडुकेट कर दिया, गलत था। कि ऑफिसर को पता लगाना है ना, हम लोग तो एलेज कर रहे हैं ये जो नोटिस है ये एज पर लॉ नहीं है, फिर ऑफिसर जस्टिफाई करता क्यों एज पर लॉ है, अपने अपने इंटेलिजेंस से। लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं कि इसमें गलती क्या है, सेक्शन नंबर नहीं मेंशन है, तो सेक्शन नंबर कोई भी मेंशन कर देगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, नेवर नेवर एडुकेट द ऑफिसर, लेट हिम डिसाइड। ठीक बात? जी सर। अब जब वो एडुकेट हो ही गया तो उसने दूसरा नोटिस भेज दिया, और उस नोटिस में लिख दिया कि 151 के अकॉर्डिंग भेज रहा है। 151 के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं, 151 भी लागू नहीं है। हाँ, अब लेकिन हम लोग के लिए काम बढ़ ही गया। हाँ, नहीं एक भेजते, नहीं एडुकेट करते तो कुछ और कहानी होती। अब 151 हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, कल हम 3-4 घंटे रिसर्च में गए उसके ये निकालने के लिए। तो हमने जो रिप्लाई बनाया है वो दिखला देता हूं, और ये रिप्लाई अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं किया हमने, लेकिन आपको मैं जो मोटा मोटी किया है वो बताया। सेक्शन को ही क्वेश्चन कर दीजिए, that we were in receipt of the first communication mentioning that in case this और our reply, वही हमने reply produce कर दिया। फिर again we are in receipt of communication dated this where learned officer says that these documents or record are asked for as per the provisions of 151. We also on regular basis receive phone call from learned officer about demand of documents or records। फोन कर ही रहा है वो, our submission। अब फोन करके ये बोल रहा है कि आप ये नहीं देना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छिपा रहे हैं, आपका कोई फ्रॉड है। तो हमने क्या लिखा उसके जवाब में, ओरली बोला उसने, वी आर कंप्लीट जीएसटी कंप्लायंस टैक्सपेयर बोथ इन लेटर एंड इन स्पिरिट। वी हैव बीन रेगुलरली फाइलिंग आवर रिक्वायर्ड रिटर्न एंड पेइंग टैक्सेस इन टाइम एंड आल्सो रिप्लाइंग टू नोटिसेस एज पर लॉ विद इन टाइम। We have not even ignored unlawful communication by your good office and we have replied to that communication also। तो ये allegation फोन पे लगाना गलत है। Now with this regard to this communication where we are asked to produce documents or records immediately as per section 151, section 151 read as under। The communication, the commissioner or an officer authorized by him by an order direct any such person to furnish information। अब ये क्या लिख रहा है, The commissioner or an officer authorized by him। Officer authorized कैसे करेगा, डेलीगेशन से, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 से, बिना उसके नहीं हो सकता है ना। और वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कैसे मांग सकता है, ऑर्डर पास करके, बाय एन ऑर्डर जी। लेकिन वो मांग कैसे रहा है, सिंपली एक नोटिस देके, वो भी जनरल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद इन कनेक्शन विद दिस एक्ट within such time in such form in such manner as may be specified therein। ठीक बात है। अब 151 को हमने एक्सप्लेन किया, कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन। कमिश्नर इज, इसको मैं हटाता हूं, कमिश्नर ऑथराइज्ड एनी ऑफिसर एंड ओनली सच ऑफिसर बाय एन ऑर्डर कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन। यहां पर यही होगा ना, यहां भी हम लोग को बाय एन ऑर्डर लिखना पड़ेगा, और यहां भी बाय एन ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक बात है, यही मतलब निकल रहा है। The objective of amendment of section 151 is not to direct any taxable person to furnish any document evidence which might be used against him। However, तो इसमें जो वर्ड मैंने पहले लिखा था सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ये वर्ड लिखा था, लेकिन मैंने वो वर्ड ही हटा दिया, क्योंकि मैं अगर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स लिख देता हूं तो मैं मानता हूं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है। तो इसीलिए मैंने इसको चेंज किया और लिखा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 151 इज नॉट टू डायरेक्ट एनी टैक्सेबल पर्सन टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट और एविडेंस व्हिच माइट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। However, we are also ready to submit all such documents asked, but that submission should be as per GST law and not beyond that। But to direct any, अब इसके आगे मैं जो लिखना चाह रहा था कि 151 किसको वो बुला, किससे बुला सकता है, बट टू डायरेक्ट एनी थर्ड पर्सन ऑब्लिक, यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं कि डीजी आर्म कैन आस्क ऑफिसर को फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ऑफिस, फ्रॉम द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। जी ठीक बोल रहे हैं, फ्रॉम द
jurisdictional officer, DG ARM can ask for any information from any jurisdictional officer about any taxable person, and that information is available on the. तो जब डीजी आर्म का इसके पास नोटिस आया ऑफिसर के पास कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दो इस ऑफिसर का, तो पोर्टल में जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड कर देगा। सही बात है या नहीं है? बराबर है सर, यही करना भी चाहिए उसको, यही करना चाहिए। यही करना चाहिए, लेकिन वो 151 और पूरे इंडिया में 151 का नोटिस इश्यू होने लगा है। हेलो, हाँ पूरे इंडिया में सर। होने लगा है, जो एज पर लॉ है ही नहीं। But to direct any third person to furnish any information about other taxable person, this position becomes crystal clear when read with section 150 and 152. The said communication is said by superintendent, who is not authorized by commissioner by any, is not authorized by commissioner by any order। नहीं, ऑर्डर तो वो तो नोटिफिकेशन से भी कर सकता है, सर्कुलर से भी कर सकता है। वही मतलब Who is not authorized by commissioner to issue any direction and calling for information. Moreover, asking to furnish such communication is not as per the intent of section 151. ठीक बात है? सर जब बोल रहे हैं कि नोटिस इशू होना चालू हुआ, डायरेक्ट टैक्स पेयर को चालू हुआ है क्या? हाँ, जब भी टैक्स पेयर पूछ रहा है ना कहाँ किस सेक्शन में है, तो 151 कोट करते रहे। अच्छा, लेकिन 151 को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो जब वो है तो थर्ड पर्सन के लिए वो है थर्ड पर्सन, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर हालत में थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन सर अगर एनी पर्सन लिखा हुआ है, एनी पर्सन को हम लोग थर्ड पर्सन मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? एनी पर्सन के लिए होगा। पूरी लाइन उसकी है ना विनाश जी। हाँ सर, जब आप उसको पढ़ेंगे 151 को, हाँ। तब आपको खुद क्लियर हो जाएगा किसके लिए है वो। चलिए 150 और 152 के साथ हाँ डायरेक्ट लेना होगा तो और भी हो सकता है, मान सकते हैं। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो एक आसान रास्ता चुनना चाह रहा है। अच्छा, दूसरा, the said communication also says this inquiry is being conducted under DGR. The objective of DGR is to provide intelligence inputs and do big data analytics for officers. The collection of data intelligence can be made from officers, oblique third party, and not directly from the taxpayer. फिर मैंने डीजीआर का जब ऑब्जेक्टिव निकाला वेबसाइट से, तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव मिला, तो उससे इंटेंट और क्लियर है कि मैं अब ये क्वेश्चन कर रहा हूं डीजीआर के इंक्वायरी से, वो मेरे से डीजीआर में इंक्वायरी कर रहा है, डीजीआर मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा है, तो डीजीआर मेरे से डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता, तो वो अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर से मांग रहा है। मैंने तो ये पूछना भूल गया, मतलब सर ठीक है वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर ही है। Such gathering of information status is required from third person with whom taxpayer may have business transaction from any other government department. ठीक बात है? वो थर्ड पर्सन कौन होगा? तो दूसरा होगा। हाँ 150 वाला भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती है, 150 में इतने सारे लिस्ट दिए हुए वो हो सकते हैं, और डायरेक्ट ऑफिसर भी हो सकता है। तो डीजीआर आर्म जब उस ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांगता है किसी टैक्स पेयर का, तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसको देना है। ये नहीं कह रहा है डीजीआर की उससे लेके दो। समझ में आ रहा है? क्या हम लोग ये लिख दें? वी आर वेरी श्योर डीजी आर्म डिड नॉट आस्क ऑफिसर to question the taxpayer. Actually, दो बार officer to ask the taxpayer to submit documents. चलिए इसके बाद इस लैंग्वेज को पूरा ठीक करेंगे आप लोग बाद में। Moreover, all the documents asked for are available in the portal. अब देखिए ये सब मांग रहा है, कंपाइलेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, लेजर की स्पेलिंग देख लीजिए, वो भी गलत लिखा हुआ है।
अब मांग ये सब रहा, अब एक एक करके एक बार एनालिसिस करते हैं, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में अवेलेबल नहीं है? वन अवेलेबल है या नहीं है? 3 भी अवेलेबल है? हाँ तो क्या कंपाइलेशन चाहता है भैया? वो निकाल के दे दे। 2A पोर्टल डाउनलोड कर ले, एक्सेल में डाउनलोड नहीं होता क्या 2A पोर्टल से? होता है, पूरा होता है। फिर परचेज एंड सेल रजिस्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, इसकी क्या जरूरत है भैया? नहीं, ये क्या आप ऑडिट कर रहे हैं? हाँ राइट। और जितना भी परचेज रजिस्टर है जिसके बेसिस पे हमने क्रेडिट लिया वो अवेलेबल है, लेजर पर अवेलेबल है। 20-21 का एनुअल रिटर्न फाइल होगा, 9 भी फाइल होगा, 9C भी फाइल होगा, देख लीजिए उसमें। परचेज एंड सेल इनवॉइसेस अलोंग विद ई-वे बिल्स फॉर द फाइनेंशियल 2021, क्या ई-वे बिल पोर्टल में अवेलेबल नहीं है? एक एक चीज अवेलेबल है। आईटीसी लेजर, ये तो पोर्टल कितनी खूबसूरती से निकाल के देखता है, बिना इसके निकाले वो काम कैसे करेगा पोर्टल, है ना? प्लस प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दैट गुड्स व्हिच यू हैव सेल एट जीएसटी रेट एट 0.1%। अब ये तो इनवॉइस ही है ना बेसिकली। और ये इनवॉइस हमने जीएसटी 1 में अपलोड किया ही है, ये भी पोर्टल में अवेलेबल है। इनवॉइस की डिटेल गई होगी आपके पास। फिर वो कौन सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश कर रहा है? कामचोर है। हाँ हाँ, यूट्यूब में जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 151, अब इसको 151 के इंटेंशन को हाईलाइट करने के लिए हमने जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स को भी एनालिसिस किया था। जी जी, वहां भी क्लैरिटी थी। ये देखिए हम लोग, ये एक बार फिर से दिखला देता हूं। शायद 1062 पे था क्या? 201 पे था। ये देखिए, for the efficiency of the collection of statistics, it may be ensured that information will be sought as per the requirements on a case-to-case basis। यानी कि जो information है, that is basically statistics। To power to collect statistics call for information। तब वो लिख रहे statistics नहीं है, but information is statistics। ये लिखा हुआ है ना, for the efficiency of the collection of statistics। तो सेक्शन 151 का अमेंडमेंट क्यों किया गया कि स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन एफिशिएंट वे में हो जाए, और उसको इंश्योर करने के लिए कि इंफॉर्मेशन केस टू केस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस मांगा जा सकता है। ठीक बात है। अब आप देखिए किस तरह से मांगेगा, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे direct any person to furnish to him any information relating to any matter or in connection with this act within such time in such form and manner as may be specified in the said order। तो said order में वो information specify करेगा, मतलब किस तरह का information चाहिए और किस वे में चाहिए। अब आप देखिए इन्होंने 151 क्या लिखा? The commissioner and officer authorized by him may by an order direct any person। ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए? एज में बी स्पेसिफाइड देयर इन, कहां स्पेसिफाइड होगा? हेलो, हाँ कोई फॉर्म चाहिए? नहीं, ऑर्डर में। हेलो, ये देखिए ऑर्डर में स्पेसिफाइड इन द सेट ऑर्डर। तो सेट ऑर्डर की जगह क्या लिखा? एज में बी स्पेसिफाइड देयर इन कर दिया इन्होंने। तो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के एजेंडा आइटम्स को पढ़ रहे हैं। मिनट्स में हमने पहले ढूंढा, और ढूंढने के बाद पता लगा ये 39 जीएसटी काउंसिल में कैसे ढूंढा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। और जिसके पास भी जो वाकई में जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनको हमारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स की बुक्स को चाहिए, आपको लेना पड़ेगा। और हाँ, थैंक यू। और मैं आपको बता देता हूं, हम लोग जीएसटी काउंसिल के मिनट्स को पढ़ने के लिए हम लोग एक लाइव क्लासेस कल ज्वाइन किया फ्री में शुरू कर रहे हैं।
तो आप लोग को सबसे रिक्वेस्ट मैं है, ज्वाइन क्योंकि फ्री में है, जी मैं ज्वाइन किया आप कल। लोग ज्वाइन कर लिया। थैंक जी यू। सर। तो कहाँ गया ये रहा, अरे काउंसिल की स्पेलिंग गलत लिखी इसमें, स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, इसको आपको ज्वाइन करना है बस। उससे क्या होगा, हम लोग एक डिटेल बना लेंगे और भेज देंगे इसको, ठीक है। काउंसिल की मिनट्स ही गलत लिख दिया इसने, कैसे समझाएं उस लड़के को, समझ नहीं आ रहा। चलिए अब मैं वो मिनट्स दिखा देता हूं आपको। ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, इसमें जो हम लोग इसको वर्ड फाइल भी देते हैं इस तरह से, सारा वर्ड फाइल, ताकि कॉपी पेस्ट कर सके आप। और फिर वो सारे वर्ड फाइल का हमने पीडीएफ बना के मर्ज कर दिया है। मर्ज करने से क्या हुआ, सेक्शन 151 अगर मुझे ढूंढना तो मेरे लिए आसान हो गया। तो एफ सेक्शन 151, फिर वो बीच में जो आप बना रहे थे, आप बोले थे वो सेक्शन रूल वगैरह का हो गया, कंप्लीट किया? नहीं हुआ। किताब को, जो किताब है हमारी एग्जिस्टिंग, उसको भी चेंज कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये देखिए इश्यू नंबर 8 सेक्शन 168, यहाँ एक चेंज आया कि इंस्ट्रक्शन में चेंज किया इन्होंने, और एक जगह चेंज आया। अब देखिए ये यहाँ जो चेंज आया उसको अगर पढ़ना है तो 11th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स है, उसको आप देख लीजिएगा। वहां पर 151 डिलीट किया जा रहा है। तो 11 जीएसटी काउंसिल मीटिंग को आपको क्या करना होगा, जीएसटी काउंसिल में जाना होगा, जीएसटी काउंसिल के वेबसाइट में, और फिर 11 जीएसटी काउंसिल में जाना होगा। वहां पर एजेंडा आइटम्स को निकालना होगा, फिर वहां पर पढ़ना होगा 151 क्यों डिलीट किया गया, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए मिनट्स बहुत जरूरी है। अगर आप ड्राफ्ट रिप्लाई, आपको अगर रिप्लाई बनाना है तो बिना मिनट्स के हेल्प के, बिना उसके इंटेंशन आपके कहने से तो मानेगा नहीं ऑफिसर। आपको 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स को कोट करना पड़ेगा, या एजेंडा आइटम को कोट करना पड़ेगा। ये रहा है। अब देखिए इतने सारे एजेंडा आइटम, वेटेड ड्राफ्ट जीएसटी लॉ, आईजीएसटी इंडेक्स, वेटेड ड्राफ्ट जीएसटी लॉ। तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं इसको खोलूंगा, फिर इसमें जाऊंगा, फिर सेक्शन 151 लिखूंगा, नहीं मिला, फिर बाकी को ढूंढूंगा ऐसे करके, एक एक करके, तब पता लगेगा। अब मैं वापस आता हूँ, तो ये यहाँ मिला, विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट प्रपोज इन 151 एंड 152, और इन्होंने कहा 151 को चेंज मत कीजिए, अलग से 151 ए लेके आइए। In its existing form may be retained for the purpose of collection study, while a new 151 may be inserted to capture the intent of this proposal. Proposal क्या है, वो लॉ कमेटी ने डिसाइड किया, जो हम लोग को पब्लिक डोमेन में है नहीं, आरटीआई से निकालना पड़ेगा। है तो जब ये 39th में आया तो फिर हम लोग 39 जीएसटी काउंसिल के मिनट्स में गए, और उसके एजेंडा आइटम्स में गए, और फिर हमने इसको निकाला। हम लोग क्या कर रहे हैं अब, ये जितने भी एजेंडा आइटम्स है उसका एक पीडीएफ बना रहे हैं। एक पीडीएफ बना के फिर उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एजेंडा आइटम्स, ये इतना है, डिसीजन नजर नहीं आ रहा है, तो ये एजेंडा आइटम्स, डिसीजन मतलब मिनट्स ऑफ द मिनट, और अदर्स में कुछ है नहीं। तो ये सारा हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ढूंढा तब मिला मेरे को। चलिए अब मुझे एक बात बताइए आप, इसमें क्या 39 जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स के एजेंडा को कोट करके इंटेंशन और क्लियर करें या ना करें? ये वाला किया जा सकता है, कर सकते हैं सर। मैंने चिनेश जी को यही कहा कि मत कीजिए, ये लास्ट में करेंगे। ओके ओके ओके। इसके बाद जब जवाब देगा तब करेंगे, पहले तो हम अपनी बात रखें। जी जी। उसको अब जवाब देना पड़ेगा ना कि नहीं हाँ। इंटेंशन है, मतलब 151 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा, प्रॉपर जवाब होना चाहिए। लेकिन ये चीज अच्छी हो गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी 151 का यूज करके आपको मांगने की क्या जरूरत है? तो बेसिकली आप ही से मांग रहा है। सर वो एनी पर्सन का मतलब अब आप जो बोले ना, मतलब वो बैंक से मांग सकता है, दूसरे से मांग सकता है, ऐसा लिस्ट कहाँ पे है रहेगा में वो?
150 में 150 में है क्या? सेक्शन 150। ओके ओके ओके।